हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 7th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। उसको ई मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का हमने यूज़ भी किया था मीटर ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर और उसमें पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट के अंदर, तब मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर लेने वाले हैं। तो आज ये लेक्चर आ चुका है। हम इसकी वर्किंग समझेंगे, कैसे ये करंट डिटेक्ट करता है, कैसे ये करंट मेज़र करता है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है और किस तरह के इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर के जितने पार्ट्स होते हैं सबका हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो आप लोग क्या करना, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, बिकॉज हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक दो इसके क्वेश्चन भी ले लेंगे और लेक्चर को एंड करेंगे। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैंने आपको बताया था कि वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और स्मॉल करंट को मेज़र करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं उसका डेफिनेशन कि गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस, क्या करता है वो, यूज टू डिटेक्ट and measure small value of current, ठीक है। ये इसका काम होता है कि छोटे से छोटे वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है, स्मॉल वैल्यू, ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर का कोई रेंज हो गया, ठीक है, माइक्रो एम्पियर का या मिली एम्पियर का, माइक्रो एम्पियर का, इस तरह के रेंज वाले जो करंट होते हैं उसको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है ये। अब बहुत बड़े करंट होंगे तो उसके लिए हमारे पास एम मीटर है, ठीक है, एम मीटर यूज़ करके हम करंट मेज़र करते हैं। लेकिन जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ये जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है ना, इसको हम एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका लेक्चर हम देखने वाले हैं इसके बाद वाला लेक्चर। लेकिन अभी समझो कि गैल्वेनोमीटर जो है ना उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, टू एम मीटर, और गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू वोल्ट मीटर। दोनों के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका भी प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके लिए आज का लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है कि गैल्वेनोमीटर का वर्किंग किस तरह से होता है, तभी हम उसको एम मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, ओके। तो क्या करता है गैल्वेनोमीटर, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मीन्स उसका प्रिंसिपल क्या है वर्किंग करने का। तो इट वर्क्स ऑन, यहाँ पे विद इन कोट्स लिखो, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग coil placed in magnetic field, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक मीन्स लूप हो, इस तरह का कॉइल हो या लूप हो, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, टॉर्क का फॉर्मूला आया था m क्रॉस b। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये m क्रॉस b इसका फॉर्मूला आया था। तो उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये गैल्वेनोमीटर। क्या करेगा, मतलब समझो, गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। मीन्स इस तरह का उसका डिवाइस होता है, ऊपर से देखें तो इस तरह का उसका डिवाइस होता है। यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है और यहाँ पर लगी होती है स्केल, है ना, इस तरह से। तो क्या होता है, इनिशियली 0 पर होता है, इस तरह से इनिशियली 0 पर होता है। तो जैसे इसके अंदर करंट जाता है तो नीचे टॉर्क लगेगा, तो उस तरह से इसके अंदर कुछ ना कुछ ये पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आता है। इसका डिटेल स्टडी आगे करने वाले, लेकिन अभी आपसे ऊपर समझो। तो क्या उसी
टॉर्क के प्रिंसिपल को यूज़ करके वो करंट डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो m है इसको हम वेक्टर फॉर्म में, मीन्स अगर ये एक लूप हमारे पास इस तरह कॉइल हो, उसके अंदर हमारे पास n टर्न्स हो, कॉइल हमारे पास n टर्न्स हो, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था NIA। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, तो यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूँ तो हो जाएगा MB साइन थीटा। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हो जाएगा NIA B साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है, वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको हमने बोला था थीटा। ओके, इसका ये बेसिक सा प्रिंसिपल होता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या होता है, मीन्स इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या होता है। आपने इसको नोट कर लिया कि क्या करता है, सबसे मेन काम ये स्मॉल करंट को मेजर करता है। किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना टॉर्क लगेगा उतना करंट लगेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका जरा सा हम वर्किंग समझते हैं, मीन्स कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग। ओके, तो होप करता हूँ इतना आपको समझ पड़ा होगा। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम समझते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ कॉइल हैविंग एन टर्न्स placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। तो अभी से मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर साइड में। चलो एक काम करते हैं, n टर्न्स यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी जस्ट यहाँ पर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि हम एक कॉइल इस तरह से लेते हैं, हमारे पास एक इस तरह से कॉइल रहती है। इस कॉइल के पास कितने टर्न्स रहते हैं, n टर्न्स रहते हैं। ओके, पहले ऊपर ऊपर समझो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ पड़ेगा। एक कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स। हम एक ऐसा कॉइल लेते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है। ओके, हमारे पास इस तरह से मैग्नेट लगे होते हैं दो, एक मैग्नेट है यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलती रहती है। ओके, इस तरह से। और क्या करते हैं, देखो फिर सेकंड पॉइंट लिखो यहाँ पर, द करंट टू बी मेजर्ड, द करंट टू बी मेजर्ड इज सेंट टू द कॉइल। ठीक है, अब हमको जो भी करंट मेजर करना है, मीन्स गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करके स्मॉल करंट को मेजर करेगा। तो जो भी करंट को मेजर करना है हम यहाँ से इस तरह से कॉइल के अंदर इसको भेज देते हैं। ओके, जो भी करंट यहाँ से मेजर करना हो तो कॉइल के अंदर क्या करेगा, करंट घूमेगा इस तरह से। ओके, ये पूरी कॉइल के अंदर इस तरह से करंट घूमेगा। तो उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द करंट टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल। करंट अंदर गया तो उससे क्या होगा, बिकॉज करंट आ गया, अब हमारे पास एक लूप के अंदर करंट आ गया, तो करंट अगर लूप के अंदर आ जाता है तो उसको टॉर्क लगता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ड्यू टू द करंट टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल एंड द कॉइल रोटेट्स। ठीक है, जैसे करंट गया तो उसके ऊपर टॉर्क लगा, तो ये जो कॉइल है इस तरह से रोटेट कर जाएगा, या जहाँ पे जिस तरह करंट का डायरेक्शन रहेगा उसी हिसाब से कॉइल रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ये इसका होता है। उसके बाद क्या होगा, द रोटेशन, या तो उसको डिफ्लेक्शन बोल दो,
रोटेशन बोल दो, डिफ्लेक्शन बोल दो, दोनों बोल दो चलेगा, ठीक है। तो रोटेशन इसको ब्रैकेट में लिख दो, डिफ्लेक्शन इज शोन या तो इस, हाँ चलो चलेगा, इज शोन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्केल। तो क्या होता है यहाँ पर उसके मतलब यहाँ पर इसके जगह पॉइंटर लगा होता है इस तरह से, तो जितना भी रोटेट करेगा उस हिसाब से ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा और वही पॉइंटर हमको दिखाता है स्केल के ऊपर, ठीक है। ऊपर इस तरह से स्केल लगी होती है। मान लो जैसे मान लो कि इनिशियली ये पॉइंटर इस तरह 0 पे होता है ना। इस तरफ मान लो -30 है, इस तरफ मान लो +30 है, इनिशियली 0 पर है। तो जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा, समझो इस तरह से रोटेट किया कॉइल, तो ये पॉइंटर जो है बाद में इस तरह से कोई पोजीशन पर आ जाएगा, तो हमको दिखाएगा कि कितना इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन को हम फाई से डोनेट करते हैं। अभी आप तो सिर्फ रफ डायग्राम समझो, तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ इसके अंदर, ये जितना डिफ्लेक्ट होगा उसी हिसाब से पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं। पहले पॉइंटर किस पे, 0 पे, तो जैसे समझो कॉइल इस तरह से रोटेट किया तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा ना, तो पॉइंटर यहाँ पर बताएगा कितना रोटेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद समझो, उसके बाद द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, मतलब कॉइल के अंदर जितना डिफ्लेक्शन हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब समझो जितना इसके अंदर आप करंट डालोगे, उतना इसका डिफ्लेक्शन होगा, और उतना डिफ्लेक्शन होगा तो उतना ही ज़्यादा इसका रीडिंग आएगा, मीन्स उतना ही ज़्यादा थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ कि जैसे समझो हमने पूरा प्रिंसिपल क्या है, हम पहले कॉइल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, बाद में हमको जो भी करंट मेजर करना है हम उसको मैग्नेटिक इसके अंदर डालते हैं, कॉइल के अंदर, ठीक है। मतलब उस सर्किट में कनेक्टेड होता है, तो जो भी करंट मेजर करना होगा यहाँ पर अंदर एंटर करेगा, तो करंट जैसे इस कॉइल के अंदर जाएगा तो कॉइल क्या होगा, अपनी पोजीशन से रोटेट करेगा, और जैसे ही अपने पोजीशन से रोटेट किया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, और वही डिफ्लेक्शन हमको दिखाता है ये पॉइंटर। इनिशियली 0 पर होगा, तो जितना ये कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल जैसे समझ लो रोटेट किया तो उतना ही ये जो है यहाँ पर फाई का डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो हमको एक स्केल पर दिखाता है इस तरह से, ओके। तो समझो अब मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूं, जैसे मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो वैसे इसके अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा मतलब इसके अंदर टॉर्क, मीन्स टॉर्क ज़्यादा लगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ तो रीडिंग ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कि अगर मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दूँ, करंट की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा डिफ्लेक्शन ज़्यादा, मीन्स उससे क्या होगा, उससे टॉर्क ज़्यादा लगेगा। करंट इंक्रीजेस तो उससे टॉर्क इंक्रीज, और टॉर्क इंक्रीज करेगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा तो रीडिंग हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। हमारा मेन एम क्या है कि हमको करंट फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना करंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस पूरा किया हमने, तो हमको करंट डाला तो उससे करंट बढ़ाया तो टॉर्क बढ़ा, टॉर्क बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ा, डिफ्लेक्शन बढ़ा तो रीडिंग बढ़ा। ये हमारा क्या होता है मेन वर्किंग प्रिंसिपल, इसको ऊपर से। अभी हम समझेंगे कि ये कहानी किस तरह से होती है, लेकिन अब समझ लो कि हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर, आज के लेक्चर में होने क्या वाला है। तो क्या हुआ कि हम कॉइल लिए, एन टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसके बाद क्या किया, करंट इज मेजर्ड टू बी सेंट टू द कॉइल, जो करंट मेजर करना है हम कॉइल के अंदर भेजा, तो उसी करंट की वजह से उसके अंदर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो वो रोटेट करेगा। तो रोटेशन जो है इज शोन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड द स्केल, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना मीन्स इसका ये आएगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन ज़्यादा रीडिंग ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो करंट जो होगा वो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। तो मन जितना करंट भेजोगे उसी हिसाब से इसका डिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पर आपको रीडिंग दिख जाएगी, और यहाँ पर आप पॉइंट कर लोगे कितनी रीडिंग है, ठीक है।
और दूसरी बात समझो कि अगर आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो क्या होगा, बताओ। एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तब कहानी क्या होगी। जैसे आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे वैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, टॉर्क लगेगा अलग डायरेक्शन में, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है यहाँ दिखाने बजाय यहाँ दिखाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे दिखा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है। कितना अच्छा मतलब हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, सोचो कि करंट के डायरेक्शन को भी पहचान ले रहा है वो, है ना। करंट अगर अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन जो है अलग डायरेक्शन में आएगा। इनिशियली इस तरह 0 पे रहता है। अगर मतलब करंट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या पता इस तरफ डिफ्लेक्ट करें और नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या पता इस तरफ डिफ्लेक्ट करें, लेकिन दोनों अपोजिट होंगे ये पक्का है। कौन सी तरफ होगा वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पर। ओके, ये हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी है। ओके, तो इतनी कहानी होती है, इस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। लेकिन इसका हम मेन कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि मतलब होता क्या है कहानी इसके अंदर। अब आप समझो कि मतलब जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो क्या सोचेंगे कि इसके ऊपर अगर टॉर्क लगा तो रोटेट किया, तो समझो अगर इसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करना चाहिए ना इस तरह से, तो वापस जो है 0 पर कैसे आएगा। मतलब समझो कि अगर हमने एक रीडिंग लिया, हमने करंट की वैल्यू फाइंड कर ली और करंट की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तब वापस ये 0 कैसे आया। अगर करंट खत्म हुआ बिकॉज इसके ऊपर टॉर्क लग ही रहा था तो करंट वापस 0 पर कैसे आएगा। पहले हमने रीडिंग ली, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आया लैब के अंदर, उसने रीडिंग ले लिया गैल्वेनोमीटर की मदद से और रीडिंग यहाँ पर आ गई, लेकिन अगर हमने इसके टॉर्क लगाया तो रोटेट करना चाहिए ना, ये रुकेगा कैसे एक जगह पर, मीन्स वापस इनिशियल पोजीशन पर कैसे आएगा। तो वो सब कैसे होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका मेन आप समझ गए, अब इसका आगे समझते हैं। अब इसका हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन, इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये तो हमारा रफ डायग्राम था, अब इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन समझते हैं, उसके हिसाब से सारी कहानी समझेंगे। ओके, तब इसका समझते हैं हम कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन्स टॉप व्यू भी ड्रॉ करेंगे और फ्रंट व्यू भी ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर हम इस तरह से एक मैग्नेट लेते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर इस तरह से मैग्नेट है, ओके। ध्यान से इसके फिगर को समझना। मैं आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको फिगर दिखा दे डायरेक्टली कहीं से लेकर, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको एक एक पार्ट का मतलब अच्छे से समझ पड़े, ठीक है, आपके मन में ये बस जाए, इसलिए मैं आपको उसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा साउथ और ये हमारा नॉर्थ। मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू मतलब उसको आप गैल्वेनोमीटर को सामने से दिखोगे तो आपको क्या दिखेगा, मैं आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अब इसका मेन वर्किंग समझ गए किस तरह से कहानी होती है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैं करंट का इनलेट ले लेता हूँ, फिर आपको कहानी समझाता हूँ। इसको मैं ब्लू पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। ओके,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फिगर है, तो फिगर में हम एक एक पार्ट का मतलब समझते हैं। पहला जो है अंदर जो है ये जो है ये बार मैग्नेट है, क्या है, कॉनकेव बार मैग्नेट। अब फिगर को एक्चुअल फिगर समझ रहे हैं ना, तो एक्चुअल फिगर का हम एक एक पार्ट समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव बार मैग्नेट। तो कॉनकेव बार मैग्नेट क्या होता है, मीन्स ये इस तरह का कुछ शेप होता है, देखो इस तरह का, यहाँ पर देखो ध्यान से इस तरह का शेप होता है, मीन्स यहाँ पर इस तरह से बेंड हुआ है और यहाँ पर इस तरह से बेंड हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव बार मैग्नेट, ठीक है। ओके, तो बाहर का आप समझ गए कॉनकेव बार मैग्नेट। यहाँ पर ये है करंट का इनलेट, मीन्स यहाँ से करंट घुस रहा है, ठीक है, जो भी सर्किट में हमको करंट चाहिए और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, ठीक है। ये है करंट का इनलेट और करंट जो है पूरी सर्किट में इस तरह से फ्लो करेगा। ओके ओके, और समझते हैं, देखो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये है हमारा पास स्प्रिंग, ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये तो स्केल है, आपको पता है स्केल है, और ये हमारा ये पॉइंटर है, ये क्या है, पॉइंटर, और ये ऊपर क्या लगा हुआ है, ये स्केल लगा हुआ है। ओके, अंदर देखो, अंदर हमारे पास ये जो सिलिंड्रिकल आपको सिलेंडर दिख रहा है ना, ये सिलेंडर क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये सिलेंडर किसका बना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, सिलेंडर किसका बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर ये सिलेंडर बना होता है। और अंदर ये जो वायर है, ये वायर, इसके पास कितने टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसके पास n। अब ये जो वायर है ना, ये सिलेंडर के ऊपर लपेटा हुआ है, ये जो वायर है ये सिलेंडर के ऊपर लपेटा हुआ है, और वायर का जो है टोटल एरिया क्या है, a, ठीक है। और वायर किसके ऊपर लपेटा हुआ, सिलेंडर। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताओ ये वायर का शेप क्या होगा। अच्छा, आप अपने घर में आप कोई भी सिलेंडर शेप का कोई चीज़ हो, उसके ऊपर आप वायर लपेट के देखो, अब बाद में उसको निकाल के देखो उसका शेप क्या होता है वायर का। ये ध्यान से देखोगे तो वायर का शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप है। ये वायर जो है इस तरह से सिलेंडर के ऊपर बाउंडेड है ना, इस तरह से वायर पूरे सिलेंडर के ऊपर बाउंडेड है। मतलब क्या है कि वायर का शेप क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। और वायर के पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, और सारे मतलब हर एक टर्न का एरिया कितना है, a, ठीक है। सारे टर्न्स का एरिया क्या है, a, सबका एरिया भी सेम है। ओके, ऐसे इस तरह से बाउंडेड है सिलेंडर के ऊपर और सबका एरिया क्या है, a। हमारे पास ऊपर एक स्प्रिंग बनी है, ठीक है। ओके, ये स्प्रिंग इस तरह से बनी होनी चाहिए, चलो इसका बाद में समझाता हूँ आपको किस तरह से बनी होनी चाहिए स्प्रिंग। यहाँ पे करंट का इनलेट है और हमारे पास कॉनकेव बार मैग्नेट है, और यहाँ पर इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपको समझाऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इस तरह से यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है पता है, ये इसका फ्रंट व्यू, आप फ्रंट से देखोगे तो आपको इस तरह दिखेगा। अगर हम टॉप व्यू लेते हैं तो टॉप व्यू तो क्या दिखेगा आपको समझते हैं, ठीक है। छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। देखो सोचो इसको आप ऊपर से देख रहे हो, अगर यहाँ से आपके आंख यहाँ से देखो, अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, इसको आप मतलब समझ लो ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये जो है इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, सर्कुलर पार्ट, और इसके ऊपर इस तरह से वायर बाउंडेड है ना। आपको देखो ये सिलेंडर का ये पार्ट दिखेगा, इसके ऊपर जो है इस तरह से ये वायर बाउंडेड हुए, आपको ये दिखेगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर जो है कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, इसको यहाँ पर कनेक्ट मत कर देना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती दो मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ऐसा मत समझना कि यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे चला गया। ये देखो कुछ इस तरह से होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अंदर मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ओके, समझे कि नहीं। अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये
साउथ पोल है। अब स्प्रिंग कैसे दिखेगा, आपको ऊपर से दिखोगे तो आपको यहाँ पर स्प्रिंग दिखेगी, जिसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ स्प्रिंग को। तो यहाँ पर ये देखो स्प्रिंग इस तरह से दिखेगी आपको। ये मेरी क्या है, ये मेरी है स्प्रिंग, और ये है मेरा एंडन्स वायर, वायर बोल दो, कॉइल बोल दो, ठीक है। और ये मेरे पास है कॉनकेव बार मैग्नेट। ओके, ये मेरे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, चलो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जगह नहीं होगी लिखने के लिए तो। और करंट का इनलेट ले लेते हैं। करंट का इनलेट चाहे यहाँ से ले लो चाहे वहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप व्यू। ओके, यहाँ पे देखो ये फिगर जो है, आप फ्रंट से देखोगे ये फिगर दिखेगा, और आप टॉप से देखोगे तो ये फिगर दिखेगा। ये जो स्प्रिंग है आपको, ये इसके ऊपर दिख रही है इस तरह से स्प्रिंग, और देखो इस तरह से वायर बाउंडेड है। ये देखो ये वाला वायर इसके ऊपर ये बाउंडेड हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान से रखो। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ओके, और यहाँ पर दो मैग्नेट हैं। अब देखो इसका हम एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। अब समझो कि जैसे हमने इसके अंदर करंट डाला, तो यहाँ पर क्या, इसके अंदर करंट गया और ये जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्ट किया। लेकिन समझो डिफ्लेक्ट करके हमको एक पोजीशन पर इसने कुछ वैल्यू दिखाया, है ना, हमको डिफ्लेक्ट करके एक पोजीशन पर इसने कुछ वैल्यू दिखाया। तो लेकिन वो वैल्यू वापस अपने पोजीशन पर कैसे आएगी, वो वैल्यू वापस अपने पोजीशन पर कैसे आएगी, उसके लिए उसमें क्या लगता है, ध्यान से समझो। बिकॉज हमने कोई रीडिंग लिया और यहाँ पर पहुँच गया, तो अपने पोजीशन पर वापस कैसे आएगा, उसके लिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसको मैं यहाँ से लिखता हूँ मैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब आपको एकदम अच्छे समझाता हूँ। देखो मैं आप एग्जांपल में आपके लिए लाया हुआ हूँ पहले से ही तैयार करके। देखो कुछ मिला नहीं तो यहाँ पर ये ईयरफोन यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर नीचे उसके मैंने रिमोट बांध दिया है। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर रिमोट बांध दिया है। ध्यान समझो, मान लो ये रिमोट जो है आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ऊपर से मान लो हमारे पास एक वायर है। आपको रिस्टोरिंग टॉर्क का पूरा एकदम अंडरस्टैंडिंग, एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, जिससे आपको कोई भी पार्ट यहाँ पर नया ना लगे, यहाँ पर टर्म आपको नया ना लगे, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है समझो। जैसे कॉइल हुआ, समझो इसका डिफ्लेक्शन हुआ तो कॉइल जो है इस तरह से घूमा, ठीक है, कॉइल क्या हुआ, इस तरह से घूमा, कॉइल के अंदर करंट गया तो कॉइल के अंदर टॉर्क लगा, तो कॉइल जो है इस तरह से घूमा। लेकिन समझो कि करंट जब इस तरह से घूमा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, जब देखो इस तरह से घूमा तो ये वापस अपने, देखो ये देखो वापस घूम के आ गया ना, तो ये वापस अपनी जगह पर कैसे आया। देखो हमने तो इसको इस तरफ घुमाया, ऐसे इस करा, पर ये देखो वापस उल्टा वापस घूम के आ रहा है अपने पोजीशन पर। तो वापस अपने पोजीशन पर क्यों आ रहा है, बिकॉज उसके ऊपर क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। हमने घुमाया तो हमने उसको क्या किया, फोर्स किया कि उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगे। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, ये घुमाने वाला फोर्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। बिकॉज यहाँ पर देखो पहले हमने इसको घुमाया इस तरह से, तो देखो वापस अपने पोजीशन पर आ रहा है, देखो ठीक है। हमने इसे देखो, हमने इसको घुमाया तो एक जगह रुकेगा, अब वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा घूम के, ठीक है। मतलब जो जगह पर रुक रहा है उसका मतलब क्या हुआ, तो हमने जो टॉर्क दिया था वो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो गया ना। बिकॉज देखो हम ऐसे घुमाए इसको, तो जब तक रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल नहीं हो रहा तब तक वो रुकेगा नहीं, तो इस जगह पर क्या हो गया, इक्वल हो गया, तभी वापस अपने पोजीशन पर घूमना शुरू करेगा इस तरह से, समझे। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट होता है रिस्टोरिंग टॉर्क का।
ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ वायर और स्प्रिंग, ठीक है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसके ऊपर लगता है? वायर के ऊपर लगता है, स्प्रिंग के ऊपर। टू रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ वायर और स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग लगा हुआ, वायर लगा हुआ है, वो अपने टेंडेंसी मतलब वो अपने इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है, मीन्स जो फोर्स लगा रहा है, या उसको बोलते हैं जो टॉर्क लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। और इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन ये टर्म जो है आपको कि वर्ड पे मत जाओ, टॉर्सनल स्ट्रेन ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है कि आपने समझो इसको इस तरह से घुमाया, आपने इसको इस तरह से घुमाया, देखो ध्यान से देखो, आपने इसको इस तरह से घुमाया तो स्प्रिंग मतलब ये जो वायर है इसके ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ मतलब अंदर वो फोर्स फील कर रहा है कि इसको वापस इस तरह से घुमाओ, उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। और इसके अंदर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है, और इसके ऊपर एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट कोई बड़ी बात नहीं, आप वर्ड पे मत जाओ, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट जिसको हम सी डोनेट करते हैं। अब ये टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है? टॉर्सनल कांस्टेंट होता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिग्री ट्विस्ट, ठीक है। अब ये टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिग्री ट्विस्ट, मतलब 1 डिग्री, मतलब समझो कि 1 डिग्री हमने इसको डिफ्लेट किया तो ये कितना, इसकी टेंडेंसी क्या होगी वापस आने के लिए। हमने इसको 1 डिग्री घुमाया तो इसके वायर की टेंडेंसी क्या होगी, इसको वापस अपनी जगह पर लाए, उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। अच्छा, ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमको अगर हमने रीडिंग लिया ये वापस चला गया इस पोजीशन पर, तो हमको वापस तो लाना पड़ेगा ना अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। उसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये, इसलिए हम सीख रहे हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। हमने इसको 1 डिग्री घुमाया, 1 डिग्री घुमाने पर कितना ट्विस्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट सी। समझ गए कि नहीं? देखो हमने इसको 1 डिग्री घुमाया, 1 डिग्री, तो कितना कितना टेंडेंसी इसकी वापस आने की अपनी पोजीशन पर, उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट सी, ठीक है। ये सब आपने किया ही होगा, ये सब आपने किया होगा, वापस अपने पोजीशन पर घूम के आ रहा है, मज़ा आता है। बचपन में हम लोग ये सब करते थे, तो वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ओके। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका मेन वर्किंग हम समझते हैं, ओके। ये टॉर्सनल कांस्टेंट सी समझे, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि समझो कि हमारे पास, इसको लिख लेना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर 1 डिग्री टर्न, 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री वो मतलब वो रोटेट किया, तो उसके ऊपर जो टॉर्सनल कांस्टेंट लगेगा, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वो सी लगेगा। अगर 2 डिग्री रोटेट किया तो टॉर्सनल कांस्टेंट मीन्स रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा उसके ऊपर? 2c। अगर वो 3 डिग्री गया तो 3c, n डिग्री गया तो nc। सपोज वो मान लेते हैं कि कितना डिग्री रोटेट किया, मान लेते हैं कि वो 5 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, 5 डिग्री। तो 5 डिग्री, यहाँ सी क्या लिख रहा हूँ, ओके। तो 5 डिग्री रोटेट किया तो उसके ऊपर कितना टॉर्सनल कांस्टेंट लगेगा? 5c, ठीक है। यही बात आपको नोट करना है। 5 डिग्री रोटेट करने पर कितना टॉर्सनल कांस्टेंट लगेगा उसके ऊपर? 5c। 1 डिग्री रोटेट करने पर c लगा, 2 डिग्री रोटेट करने पर 2c लगा, 5 डिग्री रोटेट करने पर 5c। ये होता है टॉर्सनल कांस्टेंट c। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमको उसको लाना है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, और उसी की वर्किंग के ऊपर ये डिपेंड करता है, ओके। ये आप नोट कर लो कि रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है। ओके, आप रिस्टोरिंग टॉर्क समझ गए। अच्छा, इसमें 2-3 वर्ड्स हैं, उसके मतलब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर, सबसे पहली बात
तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है इज यूज्ड, लिख लें, ठीक है, एक एक पॉइंट नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सॉफ्ट आयरन कोर जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए काम आता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाता है? सबसे पहली बात तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है तो ये कंडक्टिंग तो होता ही है। दूसरी बात क्या है कि जो है ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको अच्छे से तो अगले लेक्चर में समझ पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऊपर से समझाता हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर में, मतलब पूरे इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक बिखरी हुई है, तो हम क्या चाहेंगे? हम ऐसा चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अंदर से पास करे। हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अंदर से पास करे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर, यूज़ करते हैं हम सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा सिंपल, तो जैसे कि यहाँ पर ये कॉइल है इस तरह से, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को जाके अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास कर जाएगा, वो फोर्स करता है मैग्नेटिक फील्ड को कि वो उसके अंदर से जाए, ठीक है। इस तरह से क्या करता है? सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करता है वो? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। स्ट्रॉन्ग मटेरियल फोर्स, यहाँ पर लिख दो, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। And hence more magnetic field passes through the wire, ठीक है। more magnetic field passes through wire and magnetic field इंक्रीजेस, ठीक है। वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये काम होता है सॉफ्ट आयरन कोर का। हमको हर एक पार्ट का काम समझ में आना चाहिए। तो सॉफ्ट आयरन कोर का आप काम समझ गए, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज जगह नहीं ज़्यादा लिखने के लिए इसको मैं यहाँ से बार बार रफ कर दे रहा हूँ। अब दूसरी बात यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर हमने बोला कॉन्केव बार मैग्नेट, यहाँ पर लिख लो, और कॉन्केव बार मैग्नेट is used to provide, concave bar magnet is used to provide radial magnetic field। अच्छा यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार चालू है कि नहीं वीडियो। ओके ऑन है, बिकॉज पूरा वीडियो बना दिया, पता चले वीडियो चालू ही नहीं हुआ है। तो कॉन्केव बार मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हम यहाँ पर कॉन्केव बार मैग्नेट इसलिए यूज़ करते हैं इस तरह का शेप का कि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर किया, यहाँ से निकला, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से निकला, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से निकला, तो इस तरह से बन जाता है एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या बनता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो समझो, यहाँ पर हमारे पास एक टॉर्क का फॉर्मूला है, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। इसका हम ऊपर से वर्किंग समझते हैं। देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पर समझो ये टॉर्क जो है साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। m वेक्टर का कैसे निकालते हैं? m वेक्टर का एंगल किस तरह से निकालेंगे? जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरह से कॉइल है, जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइल है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है I, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थंब को रखते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट और इस तरह से निकालते हैं हम m वेक्टर, ठीक है। जैसे कि आपको कहाँ समझाऊँ मैं? ओके यहाँ से समझा देता हूँ। देखो सपोज मान लो इसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है, ये करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। तो हम क्या करते हैं मीन्स इसको इस तरह से फिंगर को मीन्स करंट की डायरेक्शन रखते हैं और कल करते हैं जहाँ थंब पॉइंट कर रहा है वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट,
और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। तो थीटा किसके बीच में एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है यहाँ पर। अब समझो यहाँ पर, अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये कॉइल रोटेट करेगा, समझो आपको ऊपर वाला फिगर दिखाता हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बनाया था, या फिगर समझ गए हो, ओके। तो ओके मैं क्या करता हूँ, आपने इसका ये तो देख लिया कि ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इस तरह से मैग्नेट लगा होता है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, अपना मेन काम तो उससे ही है। इसको मैं फिगर हटा देता हूँ, तो इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, देखो इस तरह से सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ओके, उसको हम ऊपर से देख रहे हैं। ये पॉइंटर है, वो स्केल है, ऊपर वहाँ पर लगा होगा, और नीचे कॉन्केव बार मैग्नेट, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो हम अच्छे से समझते हैं। देखो हमारे पास, समझो हमारे पास इस तरह, सपोज ये इस तरह से हमारे पास वो एन टर्न्स है कॉइल के अंदर, मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको। ये सब कॉइल, ये जो टर्न्स है ना, एकदम नज़दीक है, वो तो मैं आपको सिर्फ फिगर के लिए समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस तरह से, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से होती है, लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, यहाँ पर बार मैग्नेट लगा हुआ है साइड में, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ओके, यहाँ से सपोज ये इस तरह से, ओके, और स्प्रिंग लगा हुआ है, ओके, स्प्रिंग यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो यहाँ पर कि समझो, अब हम क्या समझते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मान लेते हैं करंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखो हम रखा था, हम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। देखो हम रख रहे हैं इसको, कॉल कर रहे हैं फिंगर को, जहाँ ऊपर पॉइंट कर रहा है वही है मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अभी तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे ही मतलब ये कॉइल रोटेट करेगा, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा, तो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बीच में एंगल चेंज होगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों बीच में एंगल चेंज होगा कि नहीं, अरे डेफिनेटली चेंज होगा। समझो यहाँ पर पहले कॉइल ऐसे है, बाद में कॉइल ऐसे रोटेट कर गया, समझो बाद में कॉइल ऐसे रोटेट कर गया, इस पोजीशन पर आ गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट बीच में एंगल चेंज हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इस तरफ से है, कॉइल इस तरफ रोटेट कर जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो पहले जो है कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, चलो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, है ना। बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, कॉइल को देखो 90 डिग्री रोटेट कर दे रहा हूँ, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है इस तरह से अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, है कि नहीं। तो दोनों बीच में एंगल चेंज हो गया ना, पहले 90 डिग्री था, अब शायद 180 डिग्री हो गया, है कि नहीं, समझे कि नहीं। करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे ही हम मतलब कॉइल को रोटेट करते हैं, हमने कॉइल को रोटेट किया, तो वो उसका जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो गया। लेकिन हम ये चाहते नहीं ये चेंज हो, बिकॉज समझो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम ऐसा है, हमारा मेन एम क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो करंट है, करंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, करंट किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो उतना ज़्यादा करंट हो, मतलब करंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। हमारा मेन एम क्या है, करंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। लेकिन अगर करंट जो है इस थीटा एंगल पर भी डोनेट करने लगेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में है, तब हमारा ये जो केस है ना, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ये हमारा केस रह नहीं जाएगा। एक्चुअली में ये केस जो है हमारा रह नहीं जाएगा, बिकॉज करंट जो है, अब करंट की वैल्यू जो है थीटा एंगल पर भी डिपेंड करेगी। मीन्स कॉइल किस एंगल पर है उसके एंगल पर भी मतलब डिपेंड करेगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो ये थीटा वाला केस है ना, यहाँ पर ये साइन थीटा वाला केस है, ये रहे। हम नहीं चाहते कि ये साइन थीटा वाला केस रहे। इसको और अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर समझो टू रिमूव, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अब यहाँ पर आगे का पॉइंट ऑफ नोट करो।
टू रिमूव साइन थीटा, टर्म वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हमको साइन थीटा का टर्म नहीं चाहिए, और वही साइन थीटा का टर्म को निकालने के लिए हम कौन सा फील्ड यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है, देखो यहाँ पर इस तरह से घुसा, यहाँ पर ये फील्ड इस तरह से है, यहाँ पर ये फील्ड इस तरह से है, इसको कहते हैं हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेडियल मीन्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ओके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं हम। तो बताओ उससे साइन थीटा का टर्म रिमूव कैसे होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा, ये फॉर्मूला है ना। तो साइन थीटा रिमूव कब होगा, जब हम ऐसा केस लेंगे, ऐसा रेडियल, देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इट मेंटेन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री ऑलवेज। देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, क्यों मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना के रखती है। यहाँ पर ये देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे है, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है इनसाइड, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है इनसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटसाइड। ठीक है, लेकिन इसको रोटेट करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल पर आ जाएगा। लेकिन समझो अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करें, देखो ये हमारा एन टर्न्स, ये हमारा कॉइल का है एन टर्न्स, ठीक है, और ये जो है सिलिंड्रिकल वायर है, एक्चुअल इसका डायग्राम है, इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होगा समझो, मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर इसी फिगर को मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर समझो, अब इसको यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। देखो ये है हमारा, और ये हमारे पास कॉइल है इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास बार मैग्नेट जो कि प्रोवाइड कर रहा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझो कॉइल क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर ये हमेशा 90 डिग्री एंगल कैसे मेंटेन करता है, समझो यहाँ पर ये हमारे पास कॉइल है जिसके पास एन टर्न्स है। मान लेते हैं कि इनिशियली देखो, इनिशियली क्या होगा कि देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो हम मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, तो ये है मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये वाला, देखो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पर गया, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, कोई भी केस ले लो, दोनों बीच में हमेशा एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बोलोगे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, तो देखो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। देखो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, पर इसके साथ थोड़ी इसका एंगल 90 डिग्री है। लेकिन समझो हम वही मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जो कि वायर के अंदर से पास करता है। अब समझो हमारे पास इस तरह का करंट लूप है ना, यहाँ तो पूरा सिलिंड्रिकल, यहाँ तो पूरा सिलेंडर है, सिर्फ सिलेंडर के पूरा आउटर मोस्ट पार्ट पे लूप मतलब इस तरह से पूरा घुमाया गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर से पास करेगा, मीन्स इस करंट लूप के अंदर पास करेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लेंगे। बाकी ये सब मैग्नेटिक फील्ड तो क्या कर रहे हैं, उसके ये सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से पास कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझो जैसे मान लो कि हमारे पास ये बोर्ड है, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से पास कर जा रहे हैं। लेकिन जो इसके वायर के अंदर से पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके एन टर्न्स के अंदर से पास करेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर के अंदर से पास कर रहा है, मीन्स इसके अंदर से पास कर रहा है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक मोमेंट दोनों बीच में एंगल कितना हमेशा 90 डिग्री है। अच्छा, आप कोई दूसरा केस लेके देख लो, चाहे दूसरा केस ले, एक ऐसा केस आएगा जैसे कि रोटेट कर गया, समझ लो इस तरह से रोटेट कर गया, तो मान लो कि वो इस तरह से हो गया,
मान लो इसका समझ लो ये वायर जो है रोटेट किया, रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया, मीन्स अब इसका एंटेंस यहाँ पर आ गया, है ना। समझो ऐसे था, ये ऐसे रोटेट कर गया, इसका एंटेंस यहाँ पे आ गया। अब करंट जो है इस तरह से। अब बताओ, अब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? देखो मैं करंट को करता हूँ तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है ये है मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है? अब बताओ कॉइल के अंदर से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है? अब कॉइल के अंदर से ये वाले मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहे हैं, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। इन दोनों बीच में फिर से एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बीच में एंगल कितना बना के रखता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है एक एक पार्ट के यूजेस। हमने देख लिया यहाँ पर कि कॉनकेव बार मैग्नेट की यूज़ करते हैं क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सॉफ्ट आयरन कोर की यूज़ करते हैं बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास कर जाए, ओके। और दूसरी बात समझो कि यहाँ पर स्प्रिंग, एक और फंक्शन रह गया, स्प्रिंग क्यों यूज़ करते हैं हम? स्प्रिंग हमने बताया कि स्प्रिंग किस क्या काम करता है? वो रिस्टोरिंग टॉर्क बनाता है। स्प्रिंग क्या काम करता है? स्प्रिंग का काम क्या है? इट क्रिएट्स रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। हमने टॉर्सनल कांस्टेंट डिफाइन किया था। और यहाँ पर समझो इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूले पे आने वाले हैं हम। टॉर्सनल कांस्टेंट डिफाइन किया था हमने, जो कि डिफाइन किया था सी। ये क्या था कि रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिग्री ट्विस्ट, ठीक है। 1 डिग्री ट्विस्ट पे कितना टॉर्क बन रहा है? रिस्टोरिंग टॉर्क, उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट सी। जैसे 1 डिग्री पे था तो सी था, समझो अगर मीन्स 5 डिग्री अगर रोटेट कर गया ये, तो टॉर्सनल कांस्टेंट बनेगा 5c, इस तरह से। अब समझो यहाँ पर, अब फिर से अब हम फॉर्मूले पे आ रहे हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या है कि समझो कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ही रोटेट कर रहा है। मान लो कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से रोटेट किया, इस तरह से, तो देखो एक पोजीशन आ रहा है जिसपे रुक गया। देखो ध्यान से देखो, फिर से देखो, फिर से हमने इसको रोटेट किया, देखो रुका, फिर वापस घूम के आ गया, है ना। एक ऐसा पोजीशन आ रहा है जहाँ पर रुक रहा है, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर रुका, अब घुमा वापस, ठीक है। मतलब समझो वो रुक क्यों रहा है, वो एक पोजीशन पर आके रुक क्यों रहा है? बिकॉज वो पोजीशन पर क्या हो रहा है कि जो हमने टॉर्क लगाया है, मीन्स जो टॉर्क, जो कॉइल लगा रहा है, वो कॉइल और जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि हमने जो टॉर्क लगाया, हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NIAB sin थीटा। और स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या है? हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? अगर वो 5 डिग्री रोटेट किया तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जो कि आ गया 5 × c, ये हमारे पास फॉर्मूला आया है। और स्प्रिंग का जो फॉर्मूला मीन्स कॉइल का जो रिस्टोरिंग टॉर्क उसका फॉर्मूला क्या है? NIAB sin थीटा। तो एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स हम जो टॉर्क लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और जो स्प्रिंग लगा रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क, वो दोनों एक समय पर इक्वल हो गए, उस समय पर रुक गया, ठीक है। और ज़्यादा मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा समझो कि यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू कॉइल इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग, ठीक है। ये दोनों टॉर्क क्या कर जाएंगे, एक तरह से एक जगह पर, एक पॉइंट पर आके ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा होता है मेन प्रिंसिपल। तो टॉर्क ड्यू टू कॉइल क्या है? 5 × c, सॉरी टॉर्क ड्यू टू कॉइल बताएं, कॉइल का टॉर्क क्या है? कॉइल का टॉर्क है NIAB। और यहाँ पर साइन थीटा का टर्म यूज़ करूँ कि नहीं, बिकॉज हमने रेडियल फील्ड यूज़ किया है ना, तो हमेशा जो है उसके बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा का टर्म यूज़ नहीं करूँगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 × c, ठीक है। तो ये हमारा होता है मेन फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लो, ये सबसे मेन फॉर्मूला होता है पूरे लेक्चर का, मेन फॉर्मूला कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, मीन्स
टॉर्क ड्यू टू कॉइल, कॉइल का जो टॉर्क लगा रहा है वो रिस्टोरिंग टॉर्क एक समय पर इक्वल हो जाएगा और वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसके ऊपर से हमारा ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इससे हमने क्या निकाला कि हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है आई इक्वल टू, देखो ये नीचे ले जाएगा तो, और इसको चलो एक काम करते हैं, फाई लेके आते हैं, फाई इक्वल टू, ये सबको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो NIAB अपॉन सी, हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है NI, चलो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, NAB अपॉन सी इंटू आई, करंट आई। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिखा, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 5 को नीचे ले तो NAB अपॉन सी इंटू आई। अब ध्यान से देखो कि N क्या है, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। N क्या है, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल क्या है, कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल वो भी कांस्टेंट है। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है कि नहीं, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं। और सी क्या है, सी टॉर्शनल कांस्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखोगे अब हमारा जो मोटिव है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर मोटिव क्या आ रहा है हमारा कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये सारे तो कांस्टेंट हैं, ये सारे क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट को सपोज मैं जी बोल दूँ, इसको कांस्टेंट को जी बोल दूँ, जिसको हम बोलते हैं गैलोनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टाइम्स ऑफ सी, या तो ऐसा बोल दो कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, सॉरी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो उसके जगह पर हम जी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि फाई इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ करंट। अब देखो जी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा करंट। और यही हम चाहते थे कि हमारा आ जाए, कि मतलब जितना ज़्यादा हम करंट डालें उतना ज़्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन आए। ठीक है, ये हम चाहते थे, ये हमारा मेन मोटिव था। ठीक है, ये सब फॉर्मूला लाने का, तो हमने अपना मेन मोटिव बना लिया। मेन मोटिव क्या बना लिया हमने, कि हम चाहते थे कि जो डिफ्लेक्शन इन द करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ जाए, वही हमने पा लिया। ठीक है, ये हमारा मेन एम था और ये हमारा मेन फॉर्मूला था। इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट कर लो, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट कर लो। तो पूरी वर्किंग आप समझे। अब देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। हमने क्या किया, कॉइल के अंदर करंट डाला, जैसे हम करंट डालेंगे हमको जो करंट मेजर करना है हमने कॉइल के अंदर डाला। ठीक है, एन टर्न्स के कॉइल के अंदर, तो करंट जैसे कॉइल के अंदर घूमेगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क लगेगा तो घूमेगा एक जगह, मतलब आगे घूमा इस तरह से। ठीक है, अब जो स्प्रिंग है मीन्स उसके साथ वो भी मतलब जैसे वो घूम रहा है तो स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क और जो स्प्रिंग का टॉर्क है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वो दोनों इक्वल आएंगे तो हमारे पास ये केस आ जाता है। लेकिन उसका एक्चुअल वर्किंग क्या है कि टॉर्क लगा इस तरह से तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया, और डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो वही डिफ्लेक्शन हमको दिखाता है वो स्केल के ऊपर, यहाँ से इस तरह से स्केल भी लगा होता है, तो वही डिफ्लेक्शन वो दिखाएगा स्केल के ऊपर। ओके, यहाँ पर लगेगा स्केल। करंट का डायरेक्शन आप रिवर्स कर दोगे तो जो है डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये तो हमने आगे देख लिया। ओके, तो इस तरह से इसकी पूरी कहानी होती है। अब यहाँ पर अब तो मेन लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म्स के मतलब हम समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कुछ देख लेते हैं उसको। सबसे पहला टर्म है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, तो ये क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट
या तो इसको मैं आपको सीधी साधा भाषा में समझाऊँ ना, देखो इसको मैं इसको डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सीधी साधी भाषा समझाता हूँ कि बताओ सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है। सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिव, करंट मतलब बताओ कि आपको बोलूँ कि कोई इंसान सेंसिटिव है, उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो छोटी छोटी कारणों पर रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि समझो कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हमारे सिस्टर्स लोग होती हैं, हमारे घर पे हमारे सिस्टर्स लोग होती हैं, ओके, हम लोग उनको छोटी सी बात बोल देते तो वो रोने लगती हैं। मतलब वो क्या बहुत सेंसिटिव है, मतलब वो बहुत सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा हमने कुछ बोला उनने तो क्या कह दिया, वो रिएक्ट कर दी हैं, उनका रिएक्शन पावर बहुत जल्दी है। हमने थोड़ा सा डांट दिया तो रोने लगेंगी, है ना, वो बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि कितने छोटे करंट पर कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, क्या कितने छोटे करंट पर कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। हम क्या चाहते हैं समझो, हम चाहते हैं ऐसा कि यहाँ पर समझो, हम चाहते हैं यहाँ पर देखो करंट सेंसिटिव फॉर्मूला क्या होता है, phi/I, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम चाहते हैं ये फाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, और ये क्या है, करंट है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमारी करंट की वैल्यू सबसे कम से कम हो। हम चाहते हैं करंट की वैल्यू कम से कम, मीन्स हम कम से कम करंट की वैल्यू इनपुट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिफ्लेक्शन मिल जाए, ठीक है, हमको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब वो छोटे से छोटे वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर लेता है। समझो कोई ऐसा मीन्स जो एमीटर मेजर ना कर पाए, जो वोल्ट मीटर मेजर ना कर पाए, वो छोटे छोटे वैल्यू ऑफ करंट माइक्रोमीटर तक के वैल्यू तक को ये करंट मेजर कर लेता है। बिकॉज क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। इसको जरा सा भी करंट दिखेगा ना तो अपने नीडल को इस तरह से स्विच कर जाएगा, मीन्स उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। थोड़ा सा करंट मिला, नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है। आप सेंसिटिव का मतलब समझ गए, मीन्स डिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा हो जाए, कितना कम वैल्यू ऑफ करंट पर। इसको आपने थोड़ा सा करंट दिया तो इसका नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस तरह से इसका नीडल होता है 0 पर। ये ज़रा सा करंट गया, जरा सा एकदम थोड़ा सा करंट गया तो नीडल जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, या तो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ओके। इसको हम बोलते हैं सेंसिटिव होना, बहुत ही कम करंट पर रिएक्ट कर जाना, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव। तो इसका फॉर्मूला होता है phi/I। तो यहाँ से phi/I निकालेंगे, देखो क्या होता है, यहाँ से हम निकालेंगे phi/I की वैल्यू। तो phi/I की वैल्यू आ रही है NAB/C, NAB/C। यहाँ पर हर टर्म की मतलब आपको पता है, n नंबर ऑफ टर्न्स, A जो है एरिया ऑफ कॉइल, B है मैग्नेटिक फील्ड, C जो है टॉर्सनल कांस्टेंट है। C क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। हम जहाँ पर स्प्रिंग यूज़ करते हैं ना, वो स्प्रिंग भी ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि लो टॉर्सनल कांस्टेंट हो। जैसे एग्जांपल देखें, जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग वो कौन सा मटेरियल का बना होता है, वो बना होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। बिकॉज ये मटेरियल जो होते हैं ना, ये इनके जो टॉर्सनल कांस्टेंट होती है, लोएस्ट टॉर्सनल कांस्टेंट। बिकॉज समझो, हम ऐसा कोई मटेरियल नहीं चाहते कि मतलब वो थोड़ा सा घुमा और टूट जाए। मतलब एक से हमने डिग्री ट्विस्ट दिया, मतलब हमने इसको ऐसे घुमाया ऐसे, तो हम चाहते नहीं कि वो टूट जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका जो टॉर्सनल कांस्टेंट है वो लो रखेंगे, ठीक है। मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, हमने टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिग्री ट्विस्ट, अगर ये ज़्यादा रहेगा, समझो ये ज़्यादा रहेगा तो ये थोड़े पर ही रिएक्ट कर जाएगा और ये टूट जाएगा। इस तरह थोड़ा घुमा तो इसका जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगा बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल हो जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट है वो कम हो, इसलिए हम स्प्रिंग को है ना फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं, ओके। तो phi/I क्या है, करंट सेंसिटिविटी। कभी आपको कोई करंट सेंसिटिविटी पूछे तो आपको ये सब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू C phi, NIAB इक्वल टू phi C। यहाँ पर साइन थीटा का टर्म नहीं आता, ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर यूज़ किया तो आप अपने आप समझ लो कि जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक मूवमेंट है, दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर वो टर्म नहीं आता। तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी पूछे तो आप इसमें से phi/I निकाल देना, ओके, phi/I निकाल देना, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेना। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ ये मेन फॉर्मूला ये याद रखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला।
दूसरा कुछ याद ही रखना नहीं है आपको। उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी पूछे। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। उससे उसका वही होता है कि मतलब कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मतलब कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब वो डिफ्लेक्शन आ जाए, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला ये होता है, समझो कि मेरे पास क्या होता है, V = IR होता है ना, V = IR। मतलब ये फॉर्मूला होता है V = IR। तो यहाँ पर अगर समझो हम I की वैल्यू रख दें अगर, तो I की वैल्यू रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू रख दूँ, या तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है I की जगह पर मैं रख दूंगा अगर V/R। देखो I की जगह पर V/R रख दो तो क्या हो जाएगा, समझो मैं I की जगह पर V/R रख देता हूँ। ठीक है, V/R = हो जाएगा NAB/C। देखो मैं इसी फॉर्मूले से सब कुछ निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये R ऊपर गया तो ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, phi/V = NAB/R/C। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं? समझो ये R ऊपर गया, बाद में इसको नीचे ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में फ़र्क क्या है, यहाँ पर R का वैल्यू भी एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पर R का टर्म नहीं है। ओके, मतलब रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दो वो R का तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो है सेंसिटिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ओके, सेंसिटिविटी जो है, चलो उसको समझो। ओके, तो इस तरह से टर्म होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो होप करता हूँ आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर का वर्किंग होता है, किस तरह के उसके अंदर डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं उसकी मतलब क्या होता है, क्यों हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं, क्यों हम कॉन्केव यूज़ करते हैं, क्यों हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़े होंगे। ओके, तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा मेन काम क्या है, बिकॉज ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कोई वाइवा में पूछ लेते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम स्प्रिंग जो है फॉस्फोरस ब्रांच का यूज़ करते हैं, इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते। ओके, तो होप करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़ा होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।